तो शुरू करते हैं फ्रिक्शन। सबसे पहले फ्रिक्शन एक फोर्स का ही टाइप है। इसमें बहुत सारे फोर्स होते हैं, स्प्रिंग फोर्स, तो ठंडा फोर्स, ढीला फोर्स। उसी प्रकार का एक फोर्स है फ्रिक्शन, जो अपोज करता है मोशन ऑफ बॉडी। मतलब अगर बॉडी इस तरह से चल रही, मान लीजिए ये बॉडी है, ये मार्कर जो दिख रहा है ये बॉडी है, ये इस तरह से चल रही है, तो ये सीधे जा रही है, तो इसके इधर अपोज करने के लिए एक फोर्स लगेगा जो इसकी गति को कम कर देगा, जिसमें कुछ अपोजिशन लाएगा, उसी को फ्रिक्शन कहते हैं। तो फ्रिक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो फ्रिक्शन लिखिएगा, फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स व्हिच अपोज द चेंज इन मोशन ऑफ द बॉडी। व्हिच अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी मतलब बॉडी के मोशन को अपोज करता है, लिख देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए आप लोग, फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स व्हिच अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी। अब फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? तो फ्रिक्शन दो चीज़ पे डिपेंड करता है। एक तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या है आपका, म्यू जो होता है, म्यू वो क्या है, कितना इंटरलॉकिंग। फ्रिक्शन बेसिकली होता कैसे है? इंटरलॉकिंग से होता है, जितना ज़्यादा म्यू रहेगा इंटरलॉकिंग उतना ज़्यादा होगा, तो फ्रिक्शन उतना ज़्यादा पैदा होगा। एक और चीज़ होता है फ्रिक्शन जिस पर डिपेंड करता है, तो वो है फोर्स, वो मास ऑफ फोर्स, कितना फोर्स लग रहा है, नॉर्मल कितना लग रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो फ्रिक्शन दो चीज़ पे डिपेंड करता है, एक म्यू, उस फ्रिक्शन का म्यू कितना है, और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी कहते हैं उसको, और एक और चीज़ उस पर नॉर्मल कितना लग रहा है। फ्रिक्शन दो टाइप के होते हैं, तो थोड़ा टाइप्स पे जाते हैं। सबसे पहले फ्रिक्शन पढ़ा हमने, फिर फ्रिक्शन डिपेंड ऑन वो पढ़ा, अक्सर कहेंगे कि आप कहेंगे कि फ्रिक्शन डिपेंड ऑन बता दिए, आपने कुछ लिखा नहीं, मुझसे गलती हो गई, मैं बाद में लिखता हूँ, पर आपको समझ में आ रहा ना, आपको समझ में आना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। अब आते हैं फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं? फ्रिक्शन क्या होता है वो समझ गए। मान लीजिए एक बॉडी है, वो इधर चल रही है, तो इनके बीच में सरफेस है, फ्रिक्शन जब होगा तो रफ सरफेस। एक और चीज लिख लेते हैं आप लोग, फ्रिक्शन always happens on rough surface। देखिए अब कह रहा हूँ फिजिक्स वाला को देख के आ गए, और फिजिक्स वाला को किसी को देख कर तो किसी को आना ही है, उसमें क्या है, आप करिए मैं करूँ, शुरुआत तो करनी ही है, तो मैं ही कर दिया। आप लोग भी किसी को देख कर सकते हैं, मैंने भी किसी को देख के किया है। तो ये दांत होते हैं बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट के नीचे। तो अभी तक हम लोग कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन पे थे, तो कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन को आगे लेके चलते हैं। तो अभी तक मैंने बताया आपको कि कॉज क्या है फ्रिक्शन का। तो फ्रिक्शन का कॉज था कि रफ सरफेस पे होता है, रगड़न होता है। तो दो तरह के रगड़न होते हैं। रगड़न समझते हैं ना आप, घपा घप, घिंचा घींच, सटता है तो उधर भी सटता है, तो इधर से इधर होता है। तो वो कैसे होता है? वो इंटरलॉकिंग और वेल्डिंग के कारण होता है। इंटरलॉकिंग में क्या होता है कि एक का माइक्रो पार्टिकल्स में देखते हैं हम लोग, तो पार्टिकल्स एक का क्रेस्ट एक का तरफ मिल जाता है, तो इंटरलॉकिंग हो जाता है। और तब ट्रफ से क्रेस्ट से जब मिलता है सिर्फ, तो वो बेल्डिंग हो जाता है। अब आते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड
ऑफ फ्रिक्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है म्यू एस पे और नॉर्मल पे। जितना ज़्यादा म्यू एस उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड, उतना ज़्यादा फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड। जितना ज़्यादा नॉर्मल उतना ज़्यादा फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड। तो उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पे। तो इसको इरेज कर देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन हो गया, इतना ही था। मैं पॉइंट टू पॉइंट जाऊंगा दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं पॉइंट से पॉइंट जाऊंगा। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन से शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली फ्रिक्शन के दो टाइप्स होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक लगता है जब तक वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो। स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आए, उसको अपोज किया जा रहा हो। तो देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। पहले देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक लगेगा जैसे कोई फोर्स लग रहा है, बॉडी है, 1 kg का बॉडी है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.5 है, तो 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 1/0.5 इंटू 10, 5 न्यूटन। तो ये तब तक लगेगा जब तक ये बॉडी रेस्ट में रहेगा। ये वो स्टैटिक फ्रिक्शन, वो लास्ट फ्रिक्शन होगा, लास्ट अमाउंट ऑफ फोर्स होगा जहाँ तक वो बॉडी रेस्ट में रह सकते हैं। और जहाँ से बॉडी रेस्ट का मोशन में आना शुरू हो जाएगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। उसके बाद जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। और मैक्सिमम फोर्स उसको पार करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू को पार करने चलेगा, उसी के बाद काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगेगा? जब बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा हो और इसका म्यू स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.5 है, तो 5 न्यूटन का फोर्स से झेल सकता है, उसके बाद बॉडी मोशन में आएगा। तो 5 न्यूटन का अपोजिट फोर्स लग सकता है, उसके बाद बॉडी मोशन में आएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगना शुरू करेगा जो कि 0.4 होगा। तो ऐसे समझ सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन वहाँ तक लगा जब तक बॉडी रेस्ट में रहा। जैसे ही मोशन में आया तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगना शुरू हो गया, और ये काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया और स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमेशा अपोज करेगा मोशन ऑफ बॉडी को, तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं आगे। तो अब आते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन हमेशा जिधर
मैग्नीट्यूड फोर्स रिजल्टेंट फोर्स होगा, उसके रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। कोई मान लीजिए कोई ब्लॉक है, इस पे इधर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, फ्रिक्शन हमेशा इसके अपोजिट में इस तरफ होगा। मान लीजिए कोई दो ब्लॉक है, तो फोर्स लग रहा है इस पे 10 न्यूटन, तो इस पे फ्रिक्शन इधर होगा क्योंकि इसके मोशन को अपोज करेगा, और इस पे फ्रिक्शन इसके कारण रिजल्टेंट ईच एंड एवरी फोर्स है इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन के कारण यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन इसमें इस तरफ होगा जो इसको कैरी करेगा आगे। अब आते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे। एंगल, अरे यार बार बार क्या मतलब है। जो तो ऊंचाई से जाएंगे नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे, जहाँ पे जीत की पुकार भी सुनाई दे, हाथ की जिंदगी गवाही दे, पकड़ो मेरा हाथ कूदो तुम ऊंचाई से। तो अब आते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन शुरू करते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो एक फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स कुछ इधर लग रहा है, ब्लॉक है, इस पर नॉर्मल इधर लग रहा है, इसी कारण फोर्स कुछ इधर लग रहा है। नॉर्मल और फ्रिक्शन फोर्स के रिजल्टेंट फोर्स के साथ, और अच्छे से समझाता हूँ। मान लीजिए कोई ब्लॉक का नॉर्मल है जो इधर लग रहा है, नॉर्मल है ये, तो इसी कारण फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट कुछ इधर होगा। तो नॉर्मल रिजल्टेंट फ्रिक्शन और फ्रिक्शन के बीच का जो एंगल होगा थीटा, उसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। मान लीजिए 10 न्यूटन नॉर्मल है, पाँच न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स है, तो रिजल्टेंट फोर्स होगा इधर 5√2 न्यूटन होगा। तो एंगल थीटा जो होगा वो क्या होगा, 10/5 और 1/2। तो रिजल्टेंट और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा। अब आगे बढ़ते हैं, एंगल ऑफ रिपोज पे आते हैं। एंगल ऑफ रिपोज, मान लीजिए कोई चढ़ान है, इसका कुछ ये है 5 मीटर, ये भी है 5 मीटर, तो ये थीटा है। अब इसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट जाहिर सी बात है इस पर फ्रिक्शनल न्यूटन mg नीचे लग रहा होगा, तो इसी कारण इधर जो फोर्स होगा mg, mg साइन थीटा, ये इसको खींचने की कोशिश करेगा, और इधर जो होगा mg cos थीटा, न्यूटन का नॉर्मल का काम करेगा, तो वो आखिरी एंगल ऑफ रिपोज और लास्ट एंगल होगा जहाँ तक mg साइन थीटा फ्रिक्शनल फोर्स से बैलेंस रहेगा। मतलब जो इधर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो
कब तक किस साइन थीटा के लिए इसको बैलेंस कर सकता है, लास्ट किस साइन थीटा के लिए बैलेंस कर सकता है, तो ये एंगल ऑफ रिपोज हो गया, एंगल ऑफ रिपोज। मतलब समझे, नीचे लग रहा है mg साइन थीटा, इधर लग रहा है फ्रिक्शन, तो एंगल ऑफ रिपोज वो थीटा होगा जब तक साइन थीटा का वैल्यू इस फ्रिक्शनल फोर्स को बराबर करे। जहाँ वो आखिरी फोर्स जहाँ तक ये उसको रोक के रख सकता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स लगने के बाद भी mg साइन थीटा मैक्सिमम अमाउंट तक लगने के बाद भी फ्रिक्शन को रोक सके, फ्रिक्शन से रोक सके, वो आखिरी एंगल जो होगा वो एंगल ऑफ रिपोज होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल क्वेश्चन करवाएंगे और बहुत सारे। तो आज के लिए इतना।